नमस्कार। भारत का इतिहास अगर देखें तो मतलब हमेशा से बाहर से आने वालों के लिए एक तरह का ठिकाना सा रहा है ना। हाँ बिल्कुल। चाहे पारसी समुदाय हों या तिब्बत से आए लोग या फिर हाल के सालों में रोहिंग्या हों, अफगानी हों। हाँ, कई उदाहरण हैं। लेकिन अब शायद वो माहौल, वो स्थितियां बदल रही हैं। बदल रही हैं और तेजी से बदल रही हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं, अवैध प्रवासन एक बड़ा मुद्दा है। आतंकवाद के भी नए नए रूप सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर ये पूरी डिजिटल दुनिया, इन सब ने मिलकर जो पुराने कानून थे उनको एक तरह से अपर्याप्त बना दिया है। हाँ, वो उस जमाने के हिसाब से बने थे। सही बात है। वो आज की जो जटिलताएं हैं उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम नहीं लगते। और इसीलिए आज हम एक बहुत अहम बदलाव पर बात करने वाले हैं। जी। विदेशी अधिनियम 2025। ये सिर्फ एक नया कानून नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि भारत में विदेशियों से जुड़े पूरे सिस्टम को ही बदलने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये एक बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग है, कह सकते हैं। तो आज के इस बातचीत में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नया कानून क्यों लाया जा रहा है। हाँ, क्या जरूरत पड़ी इसकी। और ये जो पुराने कानून थे, जैसे विदेशी अधिनियम 1946 या वो पासपोर्ट अधिनियम 1920, जी, काफी पुराने थे वो। उनकी जगह ये कैसे ले रहा है। और सबसे अहम बात, ये कैसे एक ज्यादा क्या कहेंगे इंटीग्रेटेड, डिजिटल और सिक्योरिटी फोकस्ड ढांचा बनाने की बात कर रहा है। हाँ, इसी पर बात करेंगे। हम उन स्रोतों और विश्लेषणों को देखेंगे जो इसके पीछे की सोच, इसके प्रावधान और हाँ, इसके असर पर भी रोशनी डालते हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। पुराने कानून, ये पासपोर्ट अधिनियम 1920, ये तो ब्रिटिश जमाने का था, है ना? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों के वक्त का। उसका मुख्य काम था भारत आने वालों की पहचान पक्की करना, पासपोर्ट के नियम वगैरह बनाना, मतलब ज्यादातर एक एडमिनिस्ट्रेटिव कानून था। अच्छा, और फिर आया विदेशी अधिनियम 1946। जी, वो आया दूसरे विश्व युद्ध और विभाजन की उथल-पुथल के ठीक बीच में। हाँ, तो माहौल ही अलग था। बिल्कुल। तो जाहिर है उसका फोकस सुरक्षा और माइग्रेशन कंट्रोल पर ज्यादा था। देश की सीमाएं, अंदरूनी सुरक्षा, ये सब चिंताएं उस वक्त बहुत ज्यादा थीं। और क्या इन कानूनों की कोई खास कानूनी व्याख्या भी हुई जिसने नीतियों को प्रभावित किया हो? हाँ, एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मामला है 1955 का हंस मुल्लर बनाम सुपरिंटेंडेंट प्रेसिडेंसी जेल मामला। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बुनियादी बात कही थी कि विदेशी नागरिकों को भारत में रहने का कोई फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार नहीं है। ओहो, मतलब ये सरकार तय करेगी? हाँ, कि उन्हें रहने देना है या नहीं, ये सरकार के विवेक पर है। इस एक फैसले ने दशकों तक भारत की फॉरेनर्स पॉलिसी को शक्ल दिया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये कानून जो इतने सालों से चल रहे थे, अचानक आज अपर्याप्त क्यों हो गए? सिर्फ इसलिए कि पुराने हैं? देखिए, पुराना होना एक पहलू है, पर असली वजह है उनका आज की हकीकत से बिल्कुल मेल न खाना। आप सोचिए, 1920 या 1946 डिजिटल दुनिया तो थी ही नहीं। हाँ, कहाँ थी? तो इन कानूनों में डिजिटल पहचान, बायोमेट्रिक डेटा, ऑनलाइन वीजा, साइबर सुरक्षा, इन सब का तो कोई जिक्र ही नहीं था, हो भी नहीं सकता था। सही बात है। और दूसरी बात, आज आतंकवाद, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब खतरे कितने ज्यादा जटिल और अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। पुराने कानूनों में इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए वो धार, वो आधुनिक तरीके थे ही नहीं। तो यहीं पर आता है विदेशी अधिनियम 2025। यस, इसकी सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात जो समझ आ रही है वो है कि ये एक एकीकृत कानूनी ढांचा यानी यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क बना रहा है। बिल्कुल, मतलब कई सारे पुराने बिखरे हुए कानून हटाकर एक सिंगल, ज्यादा स्पष्ट कानून। तो इससे कंफ्यूजन कम होगा। उम्मीद तो यही है, जो अलग अलग कानूनों में विरोधाभास या गैप्स हो सकते थे उनको खत्म करने की कोशिश है। प्रशासन के लिए भी आसानी होगी और शायद विदेशियों के लिए भी नियम समझना आसान हो जाए। दूसरी बड़ी बात जिस पर शायद सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डिजिटल पहचान एकीकरण। डिजिटल आइडेंटिटी इंटीग्रेशन। हाँ, ये बहुत अहम है। कहा जा रहा है कि भारत आने वाले या यहाँ रहने वाले सभी विदेशियों का एक डिजिटल डेटाबेस बनेगा, जिसे शायद आधार जैसे सिस्टम से भी जोड़ा जा सकता है। ये तो बहुत ही बड़ा कदम है। बहुत बड़ा। इसमें हर विदेशी नागरिक की पूरी जानकारी एक जगह होगी। और इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट। वो क्या है? बायोमेट्रिक एंट्री और एग्जिट सिस्टम। अच्छा, बायोमेट्रिक मतलब फिंगरप्रिंट्स, फेशियल रिकॉग्निशन। हाँ, कुछ इसी तरह का। मतलब भारत में एंट्री लेते वक्त और यहाँ से जाते वक्त हर विदेशी नागरिक का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। तो ये तो एक तरह की डिजिटल मोहर हो गई हर मूवमेंट पर। बिल्कुल, एक कानून, एक डिजिटल पहचान
और हर आने जाने पर बायोमेट्रिक निशान। ये तीनों मिलकर निगरानी का एक बहुत मजबूत सिस्टम बनाते हैं। ट्रैकिंग तो इससे बहुत बढ़ जाएगी। हाँ, क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और भी प्रावधान है इसमें, जैसे वीजा नियमों को और सख्त किया गया है। किस तरह की सख्ती? मतलब अगर कोई वीजा शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत देश से निकालने यानी डिपोर्ट करने, ब्लैकलिस्ट करने और भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है। शायद पहले से ज्यादा सख्ती से लागू होगा ये। और वो राष्ट्रीय सुरक्षा वाला एंगल जिसका जिक्र बार बार होता है। हाँ, वो तो इस कानून के बिल्कुल केंद्र में लगता है। इसमें एक राष्ट्रीय सुरक्षा क्लॉज डाला गया है। ये क्या है? ये सरकार को एक कह सकते हैं असाधारण शक्ति देता है। अगर किसी विदेशी नागरिक को लगता है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या भारत के विदेशी संबंधों के लिए खतरा है, हाँ। तो उसे बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया या औपचारिक मुकदमे के भी देश से निकाला जा सकता है। बिना मुकदमे के? जी, और यही क्लॉज सबसे ज्यादा चिंता और बहस का विषय भी है। ये तो वाकई गंभीर बात लगती है। अच्छा, और जो डिजिटल डेटाबेस बनेगा उसका क्या होगा? वो डेटा कहाँ जाएगा? कानून में एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एफआरआरओ यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के साथ इंटीग्रेशन का भी प्रावधान है। अच्छा, मतलब डेटा शेयरिंग होगी। हाँ, विदेशियों से जुड़ा डेटा इन रजिस्टरों और दफ्तरों के साथ शेयर किया जाएगा। मकसद बताया गया है कि अलग-अलग सरकारी एजेंसियों में तालमेल बेहतर हो, जानकारी जल्दी मिले। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े पैमाने पर डेटा शेयरिंग अपने साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी के सवाल भी लेकर आती है। तो ये तो हुआ भारत का नया कानून। क्या दुनिया के बाकी देश भी इसी तरफ जा रहे हैं? मतलब क्या ऐसे ही सख्त नियम और डिजिटल निगरानी वहां भी है? हाँ, ये एक ग्लोबल ट्रेंड जैसा दिखता है, खासकर 9/11 के बाद से और हाल के सालों में बढ़ते इंटरनेशनल टेंशन और माइग्रेशन संकट को देखते हुए। अच्छा, कई देशों ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज को ज्यादा सिक्योरिटी सेंट्रिक बनाया है। जैसे कोई उदाहरण? अमेरिका का इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट INA है, उसे लगातार अपडेट करते रहते हैं वो लोग। आतंकवाद और अवैध आप्रवासन रोकने पर बहुत जोर है उसमें, और डिपोर्टेशन के काफी सख्त नियम हैं। और कहीं ऑस्ट्रेलिया का माइग्रेशन एक्ट 1958 है, वो तो खैर अवैध रूप से नाव से आने वालों के लिए अनिवार्य डिटेंशन। हाँ, सुना है। और यहाँ तक कि ऑफशोर प्रोसेसिंग, मतलब देश से बाहर दूसरे द्वीपों पर बने सेंटर्स में रखने जैसे सख्त कदमों के लिए काफी चर्चा में रहता है। और यूरोप, वहां तो माइग्रेशन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, यूरोपियन यूनियन का शेंगन वीजा सिस्टम देख लीजिए, वो काफी एडवांस्ड है। सदस्य देशों के बीच जानकारी शेयर करने के लिए बड़े बड़े डिजिटल डेटाबेस हैं, जैसे SIS2, VIS। अच्छा। और बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल होता है ताकि बॉर्डर्स पे कंट्रोल रहे और सुरक्षा जोखिमों का पता चल सके। तो इसका मतलब ये समझें कि भारत का ये नया कानून कोई एकदम अनोखी चीज नहीं है, बल्कि एक तरह से दुनिया भर में जो चल रहा है उसी के साथ कदम मिला रहा है। एक लेवल पे हाँ कह सकते हैं। डिजिटल पहचान, बायोमेट्रिक्स, सख्त वीजा नियम, सुरक्षा पर फोकस, ये सब दुनिया भर में दिख रहा है। तो भारत इन प्रावधानों के साथ खुद को इमिग्रेशन मैनेजमेंट के जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कहे जाते हैं उनके करीब ला रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ ये देखना भी जरूरी है कि हर देश का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं, अपना संवैधानिक ढांचा होता है। सही बात है। सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हवाला देना काफी नहीं, ये देखना होगा कि ये भारत के अपने सिस्टम में कैसे फिट बैठता है और इसके असल नतीजे क्या होते हैं, खासकर मानवाधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के नजरिए से। और यहीं पर आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना, संवैधानिक और मानवाधिकार का पहलू। बिल्कुल, और यही इस कानून का सबसे सेंसिटिव और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है। क्योंकि एक तरफ सुरक्षा की दलील है और दूसरी तरफ व्यक्तिगत अधिकारों का सवाल है। हाँ, देखिए हमारा संविधान, उसका अनुच्छेद 14 कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। और ये विदेशियों पर भी लागू होता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये साफ किया है कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, ये भारत की धरती पर मौजूद हर व्यक्ति पर लागू होता है, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मतलब उन्हें मनमाने ढंग से उनके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। एक प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। लेकिन फिर वो राष्ट्रीय सुरक्षा क्लॉज है, हाँ, जो बिना औपचारिक मुकदमे के निष्कासन की इजाजत देता है।
हाँ, ये अनुच्छेद 21 के प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत से कैसे जुड़ेगा? यही सबसे बड़ा टकराव का बिंदु है। राष्ट्रीय सुरक्षा क्लॉज बनाम अनुच्छेद 21। सरकार का तर्क होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और कुछ असाधारण स्थितियों में तुरंत एक्शन लेना जरूरी हो जाता है। और दूसरी तरफ मानवाधिकार समूह और कानूनी जानकार चिंता जताते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत व्यापक और अस्पष्ट शब्द है। हाँ, इसकी व्याख्या तो कई तरह से हो सकती है। बिल्कुल, और इसका दुरुपयोग हो सकता है। बिना निष्पक्ष सुनवाई और कानूनी प्रक्रिया के किसी को देश से निकाल देना वो अनुच्छेद 21 की मूल भावना के खिलाफ जा सकता है। ये संतुलन साधना बहुत ही मुश्किल काम है। और शरणार्थियों का क्या? भारत ने तो वो 1991 की अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कन्वेंशन पर साइन भी नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है। तो इस नए कानून का उन पर क्या असर होगा? ये एक और बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि भारत ने कन्वेंशन साइन नहीं किया है, इसलिए भारत में शरणार्थी की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा ही नहीं है। अच्छा, देशों पर निर्भर करते हैं। तो उनकी स्थिति तो वैसी ही अनिश्चित है। बहुत अनिश्चित। और ये नया कानून खासकर अपने सख्त प्रावधानों और नेशनल सिक्योरिटी क्लॉज के साथ उनकी स्थिति को और ज्यादा सुरक्षित बना सकता है। कैसे? सोचिए, अगर किसी शरणार्थी समूह को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया गया तो उन्हें वापस भेजने का रास्ता आसान हो जाएगा। भले ही उनके अपने देश में उनकी जान को खतरा हो। हाँ, भले ही। इसे नॉन रिफाउलमेंट का सिद्धांत कहते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है। लेकिन भारत पर इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन साइन नहीं किया है। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे UNHCR इस पर कुछ कह रही है? हाँ, UNHCR और दूसरे मानवाधिकार संगठन लगातार भारत से कहते रहे हैं कि एक राष्ट्रीय शरणार्थी कानून बनाना चाहिए। अच्छा। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करना चाहिए, भले ही कन्वेंशन साइन न किया हो। वो सुरक्षा चिंताओं और मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने की बात करते हैं। लेकिन कानूनी बाध्यता तो है नहीं है, इसलिए भारत अपनी नीतियां तय करने में स्वतंत्र है। चलिए, अब कुछ हालिया या समकालीन उदाहरण देखते हैं जो इस तरह की नीतियों के असर को समझने में मदद करें। मेरे ख्याल में सबसे पहला नाम तो रोहिंग्या शरणार्थियों का ही आता है। बिल्कुल। म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला तो भारत में सुरक्षा बनाम मानवाधिकार की बहस का एक प्रतीक जैसा बन गया है। हाँ, सरकार उन्हें लगातार सुरक्षा के लिए खतरा बताती रही है। जी, और उनकी वापसी की बात करती है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन उनकी बेहद खराब मानवीय हालत और उन्हें जबरदस्ती वापस भेजने के खतरों पर जोर देते हैं, नॉन रिफुलमेंट के उल्लंघन की बात करते हैं। तो नया कानून उनकी स्थिति को और मुश्किल बना सकता है। ऐसी आशंका तो है। देखना होगा कि ये कैसे लागू होता है। फिर 2021 का अफगान संकट भी था। जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था तो बहुत से अफगान नागरिक भारत आए थे। हाँ, आए थे, खासकर अल्पसंख्यक सिख और हिंदू। भारत ने उस वक्त कुछ लोगों को इमरजेंसी वीजा दिया था। लेकिन क्या वो किसी तय पॉलिसी के तहत हुआ था? नहीं, वही बात है, वो सब एक स्पष्ट नीति के तहत नहीं हुआ। इससे यही पता चला कि अचानक ऐसे शरणार्थी संकट आ जाएं तो उनसे निपटने के लिए हमारे पास कोई एक तय पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। नया कानून आने के बाद ऐसी स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा ये अभी साफ नहीं है। और एक पुराना लगातार चलने वाला मुद्दा है बांग्लादेश सीमा से होने वाला प्रवासन। खासकर पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों पर इसका बहुत असर पड़ता है। हाँ, वो तो दशकों पुरानी समस्या है। उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई पहलू हैं। तो क्या ये नया कानून अवैध प्रवासन रोकने में मदद करेगा? देखिए, अवैध प्रवासन को रोकना इसके घोषित उद्देश्यों में से एक जरूर हो सकता है। डिजिटल पहचान, बायोमेट्रिक ट्रैकिंग, इनसे शायद अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें वापस भेजना आसान हो जाए। लेकिन जमीन पर इसे लागू करने में कई चुनौतियां होंगी और मानवीय पहलू तो हमेशा जुड़े रहते हैं ऐसे मामलों से। क्या हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं का भी कोई असर हो सकता है इसके पीछे, जैसे चीन के साथ जो तनाव बढ़ा है? ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। देखिए, 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ, हाँ, और उसके बाद से जो तनाव बढ़ा है, उसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी डिस्कोर्स को जरूर प्रभावित किया है। अच्छा। जब बाहरी सुरक्षा चिंताएं बढ़ती हैं तो अक्सर अंदरूनी नीतियां, खासकर विदेशियों और बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़ी नीतियां, वो ज्यादा सख्त हो जाती हैं। तो ये संभव है कि ये कानून उसी बढ़े हुए सुरक्षा फोकस का नतीजा हो? हाँ, ये संभव है। ये उसी बड़े ट्रेंड का एक हिस्सा हो सकता है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें और इस कानून का एक विश्लेषण करें,
फायदे और चिंताएं क्या हैं? स्रोतों के हिसाब से इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं? फायदों में सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार की बात है। आतंकवाद, संगठित अपराध पर बेहतर नियंत्रण। तर्क ये है कि सख्त निगरानी, बेहतर ट्रैकिंग, जल्दी एक्शन लेने की क्षमता, इनसे देश ज्यादा सुरक्षित होगा। ठीक है। और दूसरा, डिजिटल निगरानी से प्रोसेस में ज्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड पर होगी। तीसरा, पुराने बिखरे कानूनों की जगह एक सिंगल कानून आने से प्रशासनिक काम आसान होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ओके। और चौथा, जैसा हमने पहले कहा, ये भारत की इमिग्रेशन पॉलिसी को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के करीब लाएगा। और सिक्के का दूसरा पहलू, चिंताएं क्या हैं? संभावित नुकसान? सबसे बड़ी चिंता तो मानवाधिकारों के हनन का खतरा है, खासकर वो राष्ट्रीय सुरक्षा क्लॉज। हाँ, वो बिना मुकदमे वाली बात। जी, उसको लेकर डर है कि उसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से हो सकता है, बिना पर्याप्त सबूत या प्रक्रिया के लोगों को निशाना बनाने या देश से निकालने के लिए। और दूसरी चिंता? न्यायिक समीक्षा की कमी या उसका सीमित होना। मतलब अगर किसी को गलत तरीके से खतरा मानकर निकाल दिया गया, तो क्या उसके पास तुरंत और असरदार कानूनी रास्ता होगा? क्या अदालतें सरकार के फैसलों की गहराई से जांच कर पाएंगी? ये तो बहुत बुनियादी सवाल है। और कोई चिंता? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कानून संघीय ढांचे पर भी असर डाल सकता है। कैसे? क्योंकि विदेशियों का मैनेजमेंट मुख्य रूप से केंद्र सरकार के हाथ में आ जाएगा। इससे राज्यों की भूमिका या उनकी जो लोकल चिंताएं हैं वो शायद नजरअंदाज हो जाए। और आखिर में, किसी भी ऐसे कानून के साथ जिसमें सरकार को इतनी ज्यादा शक्तियां मिलती हैं, राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका हमेशा रहती है। मतलब इसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों या किसी खास समुदाय या एक्टिविस्ट को परेशान करने के लिए भी किया जा सकता है, अगर वो विदेशी नागरिक हो। ये चिंताएं तो वाकई गंभीर हैं। तो क्या इन चिंताओं को दूर करने या कोई संतुलन बनाने का कोई रास्ता सुझाया गया है? आगे क्या हो सकता है? हाँ, कुछ सुझाव जरूर है। सबसे पहला और जरूरी सुझाव है कि जो गंभीर फैसले लिए जाएंगे इस कानून के तहत, जैसे किसी को निकालना या ब्लैकलिस्ट करना, उन मामलों में एक मजबूत और पारदर्शी न्यायिक समीक्षा और अपील की प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता हो कि वो कहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल, उन्हें पता हो कि वे फैसले के खिलाफ कहाँ और कैसे अपील कर सकते हैं, और उनकी सुनवाई निष्पक्ष होगी। यानी सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं, उसके अमल में न्याय दिखना चाहिए। सही बात है। दूसरा सुझाव है संसदीय निगरानी, यानी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट को मजबूत करना। अच्छा। संसद को इस कानून के लागू होने पर नजर रखनी चाहिए और सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए कि कई शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। ठीक है। और शरणार्थियों के लिए? शरणार्थियों के मुद्दे पर देखिए, भले ही भारत कन्वेंशन साइन ना करे, कम से कम शरणार्थी नीति पर एक स्पष्ट राष्ट्रीय ढांचा तो विकसित करना ही चाहिए। इससे वो एडहॉक वाली स्थिति खत्म होगी, उनकी स्थिति में कुछ कानूनी स्पष्टता और सुरक्षा आएगी। और वो जो बड़ा सा डिजिटल डेटाबेस और निगरानी सिस्टम बनेगा, उसके लिए सबसे जरूरी है कि व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। हाँ, प्राइवेसी। एक मजबूत डेटा प्रोटेक्शन कानून हो और उसका सख्ती से पालन हो। ये बहुत जरूरी है ताकि इस सिस्टम का इस्तेमाल लोगों की गैर जरूरी निगरानी या उनकी निजी जानकारी के गलत इस्तेमाल के लिए ना हो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुशलता बढ़ाने के लिए हो, लोगों के अधिकार छीनने के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये विदेशी अधिनियम 2025 भारत की इमिग्रेशन और फॉरेनर्स मैनेजमेंट पॉलिसी में एक बड़ा, कह सकते हैं, मील का पत्थर है। हाँ, है तो। ये पुराने, शायद अब उतने प्रासंगिक नहीं रहे कानूनों की जगह ले रहा है और देश को एक ज्यादा मॉडर्न, तकनीकी रूप से सक्षम और ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलने वाली व्यवस्था की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कानून शायद आज की जरूरतों के हिसाब से जरूरी भी हो, खासकर सुरक्षा और प्रशासनिक कुशलता के नजरिए से। लेकिन इसकी असली परीक्षा, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों को मानवाधिकारों, संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक प्रक्रियाओं के साथ बैलेंस करती है। संतुलन। हाँ, ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी पर इस कानून का भविष्य टिका है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमारी आज की बातचीत से ही निकला है, पर जिसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा। जी। सवाल यह है कि इस तरह की डिजिटल रूप से एकीकृत प्रणाली
जो हर विदेशी नागरिक को आधार जैसे सिस्टम से जोड़ सकती है, बायोमेट्रिक रूप से ट्रैक कर सकती है। इसका लंबे समय में सिर्फ विदेशियों पर ही नहीं, बल्कि हम सब पर, मतलब सभी निवासियों के रोजमर्रा के जीवन पर, उनकी आवाजाही की आज़ादी पर और उनकी प्राइवेसी की धारणाओं पर क्या और कैसा असर डाल सकती है। इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।